हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ देखिए हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी नेट जीआरएफ प्रैक्टिस सेट के बारे में और ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। इसके पहले देखिए आप लोगों ने 3 टेस्ट को देख लिया था और ये जो टेस्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और ये सभी यूनिट से आपको यहाँ पे यानी टोटल जो आपका नेट जीआरएफ का यूनिट है 10 सभी से आपको एक एक प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात कर लें एग्ज़ाम की। जो एग्ज़ाम डेट है इसका 15 से 23 तक है, जिसमें 7 विषय हैं। हालांकि यूजीसी नेट के द्वारा एनटीए के द्वारा अभी तक ये शेड्यूल नहीं जारी किया गया है कि किसका किस डेट में एग्ज़ाम है। अब देखिए पॉसिबल ये है कि हो सकता है कि ये डायरेक्ट एग्ज़ाम के शेड्यूल के बजाय एडमिट कार्ड जारी कर दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड जैसे मान लीजिए 15 से 23 है तो 10 से 11 यानी कल परसों में इस डेट में आपका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। और जब एडमिट कार्ड जारी होता है तो उसमें यदि आपका सेंटर मान लीजिए अलग जगह देता है तो एक विकल्प आपका ये रहता है कि जो एनटीए का ईमेल है या कांटेक्ट नंबर है तो उस पर आप जो आपका सेंटर दिया है मान लीजिए दे दिया है आपके घर से 500 किलोमीटर दूर दिया है तो आप यहाँ पे मेल करिए कि हमारा सेंटर जो है यहाँ से इतना दूर दे दिया है और सेंटर का कोड जो है वो आप बताइए वहाँ पे। तो आपका सेंटर चेंज होने के लिए भी वहाँ पे आपका वो गूगल का एक फॉर्म वो भेज देते हैं और आप वहाँ से अपना सेंटर भी चेंज करवा सकते हैं। ठीक, फिलहाल ये न्यूज़ आप लोगों के लिए। प्लस यहाँ पे इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट वगैरह वो आप कहाँ से पाएंगे इसको भी यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट में एक लिस्ट भी जारी कर दिया है, उसमें आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए जो ये आपका चैनल हो गया। ठीक, आप यूट्यूब पे जाके इसको यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद देखिए जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में शॉर्ट बाई आपको क्या करना है, न्यू एडिट वीडियोज़ जो भी हैं लेटेस्ट एडिट। ठीक, तो आपको ये मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट ज्योग्राफी का। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे क्या है कि ज्योग्राफी कंप्लीट कोर्स का है, इसमें 10 सेट का जो पीडीएफ है वो भी पीडीएफ के साथ जो वीडियोस भी हैं जो टेस्ट सीरीज के हैं उसके लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा 8318011238। ठीक, इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो वहाँ पे आपको नेट की टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी जाए। चूँकि समय कम है तो इसके लिए सबसे बेनिफिट आपका यही रहेगा, यहाँ पे सारी टेस्ट आपको यूनिट वाइज भी हैं और कंप्लीट यूनिट के भी हैं, यानी कंबाइंड भी हैं और अलग अलग यूनिट के भी हैं। अब इसमें देखिए आपको जो टेस्ट हमने बोला है कि ये देखिए फर्स्ट टेस्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, प्लस जो 1000 एमसीक्यू प्रैक्टिस चली रहे हैं वो उसमें 3 हो गया है, यानी 200 प्रश्नों का ऑलमोस्ट हुआ है। आगे अभी आपका हो जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम से पहले ही सारा चीज़ करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको ये देखना है कि जो इसमें 10 प्रश्न दिए गए उसमें मैक्सिमम आप कितना स्कोर कर पाते हैं। यदि आपका स्कोर जो है 5 से 6 प्रश्न होता है तो यानी कि आपका जो तैयारी है वो बहुत ही एवरेज है। लेकिन यदि यही आपका बढ़ के जो है 7 से 8 प्रश्न होता है 10 में तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी है और आराम से आप नेट जीआरएफ हो सकते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं पहला जो प्रश्न दे रखा है कि इसमें दिया है कि अग्रदेश और पृष्ठदेश सिद्धांत का जो संबंध है ये किससे है, ब्रह्मोस पर्वत से है, अवशिष्ट पर्वत से है, या ज्वालामुखी पर्वत से है, या वलित पर्वत से है। ठीक, अग्रदेश और पृष्ठदेश इन दोनों का जो संबंध है ये आपका किससे है, वलित पर्वत से। कैसे वलित पर्वत से, किसने इसका उपयोग किया था, तो भूसन्नतियों के संबंध में जो है वलित पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित जो भूसन्नति का सिद्धांत दिया था ये कोबर ने दिया था और कोबर महोदय ने ही अग्रदेश, पृष्ठदेश, क्राइटोजन इन सभी का उपयोग उन्होंने किया था। ठीक, दृढ़ भूखंडों के बारे में ही उन्होंने बात की थी और ये भूसन्नतियों के अग्रभाग और पृष्ठभाग को ही उन्होंने अग्रदेश और पृष्ठदेश बताया। अगला प्रश्न देखिए कि जलवायु विभाग जिसमें तापमान क्या होता है, सदैव उच्च रहता है, वार्षिक तापांतर क्या होता है, कम होता है, नित्य प्रति वर्षा यानी वर्षा क्या होती है, प्रतिदिन होती है, और आर्द्रता सदैव उच्च रहती है। तो ये किस प्रकार के जलवायु की विशेषता है। आसान प्रश्न है। विकल्प देखिए, मानसूनी प्रकार, भूमध्य सागरीय प्रकार, भूमध्य रेखीय और सुडान तुल्य। तो किस प्रकार के जलवायु में तापमान हमेशा ऊंचा होता है, तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखीय जलवायु में तापमान हमेशा यहाँ पे सदैव ऊंचा होता है। वार्षिक जो तापांतर होता है ये क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग महीनों में जो टेम्परेचर, तापांतर का मतलब कि निम्न तापांतर या और उच्च तापांतर,
उच्च तापमान और निम्न तापमान का जो अंतर है वही आपका क्या तापांतर है। तो यहाँ पे देखिए लगभग जो तापमान यहाँ पे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है, लगभग बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएशन नहीं होता है, ठीक, एक समान ही प्राप्त होता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि निम्न तापमान यहाँ पे होता है। वार्षिक तापांतर, प्रतिदिन वर्षा प्राप्त होती है, आप जानते ही हैं, और वर्षा की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और चूँकि टेम्परेचर भी ज़्यादा है, वर्षा भी ज़्यादा हो रही है, तो ह्यूमिडिटी जाहिर सी बात है यहाँ पे हमेशा उच्च रहती है, ठीक। तो इस आधार पे जो सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, सी विकल्प। क्लियर। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की जिस परत का मानव जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उस परत का क्या नाम है? आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, अधोमंडल, ठीक। तो इसमें कौन सा प्रश्न सही उत्तर इसमें होगा? तो इसमें देखिए किस परत का मानव जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, ये तो आपका कौन सा है, अधोमंडल। अधोमंडल यानी इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं, ठीक, अधोमंडल को, और क्या कहते हैं इसे, परिवर्त मंडल भी करते हैं, परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रश्न आपसे डायरेक्ट दे सकता है अधोमंडल या परिवर्तन मंडल करके, ठीक, क्योंकि क्षोभ मंडल सबको पता होता है, तो इसलिए अधोमंडल यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, समुद्र तल में परिवर्तन से संबंधित बात यहाँ पे पूछ रहा है कि समुद्र तल में जो परिवर्तन होता है, ठीक, ये आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। आप ओशनोग्राफी का जो सिलेबस है उसको आप ओपन करिएगा तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट ये मिल जाएगा। जो ईओ स्टैटिक या सुई स्थितिकी आपसे पूछा जाता है तो वो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए दिया है कि समुद्र तल में जो परिवर्तन है ये किससे संबंधित है? समस्थानिक परिवर्तन से, विवर्तनिक परिवर्तन से, महाद्वीपीय निर्माणकारी हलचल से, या पर्वत निर्माणकारी हलचल। एक एक को डिटेल में देख लीजिए कि समस्थितिक परिवर्तन क्या होता है। ये तब आता है जब समुद्र में जो जल की मात्रा है या जल की मात्रा जैसे विश्व उष्णता, हिम चादरों के पिघलने से, इनकी वजह से यदि समुद्र के जल की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे समस्थितिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र तल में उठाव जैसे हिम चादरों के पिघलने की वजह से हुआ, ठीक, ऐसा हिम के जमने की वजह से मान लीजिए समुद्री तल में गिरावट हो गया। इन सभी चीज़ों की बात किस में आती है? समस्थितिक परिवर्तन में आती है। तो इसलिए ये आपका सही है, क्योंकि इसकी वजह से समुद्र के तल में निचाव और उठाव होता है। अगला देखिए विवर्तनिक परिवर्तन। विवर्तनिक परिवर्तन यानी कि भूमि के स्तर में परिवर्तन के कारण ये परिवर्तन आता है, ठीक। और विवर्तनिक परिवर्तन में ही, ठीक, कौन सा परिवर्तन शामिल है? महाद्वीपीय निर्माणकारी हलचल शामिल है। भू संतुलनीय परिवर्तन भी इसी में आता है। पर्वत निर्माणकारी हलचल भी विवर्तनिक हलचलों का ही के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। यानी कि यदि बड़े स्तर पे देखें तो समुद्र तल में परिवर्तन से संबंधित दो ही परिवर्तन है। एक आपका कौन सा है? एक है समस्थितिक परिवर्तन, दूसरा है आपका विवर्तनिक परिवर्तन, ठीक। तो विवर्तनिक परिवर्तन के ही ये भाग हैं, इसलिए समुद्र तल के परिवर्तन से भी ये संबंधित होंगे। तो प्रश्न हमारा केवल समुद्र तल से संबंधित परिवर्तन से संबंधित है, तो इसलिए यहाँ पे चारों विकल्प आपके सही हो जाते हैं, ठीक, यानी 1, 2, 3 और 4। क्लियर। तो यदि आप टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, भूमि निर्धारण क्षमता। क्या दिया गया है? भूमि निर्धारण क्षमता से कौन संबंधित है? तो भूमि निर्धारित क्षमता से यहाँ पे कौन संबंधित है? तो भूमि निर्धारण क्षमता से संबंधित कौन है? तो यहाँ पे देखिए मार्बर पद्धति है, और ये मार्बर पद्धति जो है भूमि के किसी खंड विशेष के उपज के इतिहास की सांख्यिकी सूचना पर आधारित है, ठीक। और ये कब दिया गया है? 1935 में। तो ये आपका सत्य कथन है, ठीक। भूमि निर्धारण क्षमता से ये संबंधित पद्धतियाँ हैं, ठीक। इसमें मार्बर ने 1935 में दी, इसके बाद मॉर्गन आ गए थे, तो मॉर्गन ने जो है ये 1939 में दिया था, और ये विभिन्न फसलों के प्रति भूमि की अनुकूलनशीलता पर विचार किया इन्होंने। उसके बाद स्टाम्प को आप जानते ही हैं, एलडी स्टाम्प 1962 में इन्होंने दिया। ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ये सीरियल से आपसे पूछ दिया जाता है, ठीक। तो एलडी स्टाम्प ने मृदा के गुणों और उनके संरक्षण बाधाओं के आधार पर ब्रिटेन की भूमि को 10 प्रमुख क्षमता वर्गों में विभाजित किया। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ब्रिटेन को पहली बार भूमि उपयोगों के आधार पर या भूमि क्षमता निर्माण पद्धति के आधार पर किसने डिवाइड किया? तो ये आपके कौन है? एलडी स्टाम्प महोदय ने किया। उसके बाद बेनेट महोदय ने जो है, इनका भी 1939 में ही है,
ठीक। बेनेट पद्धति भी 1939 की है जो भूमि क्षमता निर्धारण से संबंधित है। और साथ ही साथ कनाडा की भूमि क्षमता निर्धारण पद्धति भी भूमि क्षमता निर्धारण से संबंधित है। ब्रिटेन में भी थी, जो ब्रिटेन की पद्धति थी ये अमेरिका में भी अपनाई गई, ठीक, और नीदरलैंड में भी अपनाई गई। तो ये टोटल भूमि निर्धारण क्षमता से संबंधित है। और इंडिया के संदर्भ में आपके जसबीर सिंह हो गए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए विकल्प कौन कौन सा, केवल 3, 1, 2, 2, 4 या 1, 2, 3, 4, तो कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, इसमें सभी सही हैं। नाम सबका याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछ दिया जाएगा। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भूगोल की आधुनिक प्रवृत्ति सिनेमा के भौगोलिक प्रभाव या फास्ट फूड रेस्टोरेंट यानी रेस्टोरेंट के स्थानिक वितरण जैसे गैर महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक ध्यान देती है, जिसके कारण पर्यावरण शिक्षा जैसे मुद्दों की उपेक्षा होती है, ठीक। ये कथन किसने कहा है, ये देखिए सैम्पुल हैं, स्टूडेंट हैं, फैंडल हैं, किट्स हैं। तो इसको किसने बताया है, स्टूडेंट महोदय ने बताया कि अब किसके संदर्भ में बताया, ये पर्यावरणीय शिक्षा के संदर्भ में बताया, ठीक, कि क्यों पर्यावरणीय शिक्षा जो है बृहद स्तर पे इसका लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा है, ठीक। इन्होंने और भी बातें बताई कि भूगोल ने पर्यावरण पर जारी बहस में पर्याप्त योगदान नहीं दे पाया। क्यों, क्योंकि इसमें एक एकीकृत अनुशासन का अभाव पाया जाता है, किसमें, भूगोल में। इसीलिए भूगोल ने पर्यावरण पर जो जारी बहस थी उसमें पर्याप्त योगदान नहीं दिया। और ये कथन इनका जो पर्यावरणीय शिक्षा से है, किसका, स्टूडेंट का है, ठीक। DR स्टूडेंट इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखिए स्टेशन डार्फ प्रतिरूप। तो स्टेशन डार्फ प्रतिरूप किसे कहते हैं, अधिवासियों से संबंधित जो प्रतिरूप होते हैं, ठीक, उसके संदर्भ में पूछ रहा है कि स्टेशन डार्फ प्रतिरूप क्या है। तो वलय प्रतिरूप को कहते हैं या आयताकार को, रैखिक को, या संगत बस्तियों को। तो स्टेशन डार्फ प्रतिरूप जो है रैखिक प्रतिरूप को ही कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक सड़क या रेल मार्ग के दोनों तरफ बस्तियों का स्थापन पाया जाता है, व्यवस्थापन पाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना गया है, आपने 10 प्रश्नों में कितना सही किया। सीमांत के बारे में आपको बताना है, सीमा और सीमांत आप जानते ही हैं। तो सीमांत के बारे में यहाँ आपको बताना है कि कौन सा कथन सीमांत के बारे में सही दिया गया है, ठीक। इसमें देखिए दिया है पहला कि यह अंदर की ओर उन्मुख तथा अपकेंद्री होती हैं। तो सीमांत और सीमाएँ दो चीज़ें होती हैं। इससे आधारित प्रश्न एक आपका UGC में पूछा ही जाता है, ठीक। तो जो सीमाएं हैं ये अंदर की ओर उन्मुख नहीं बल्कि बाह्य उन्मुख होती हैं, बाहर की ओर उन्मुख होती हैं। और बाहर की ओर उन्मुख होने की वजह से ही ये क्या होती हैं, अपकेंद्रीय होती हैं। यानी ये वाला तो गलत है लेकिन यहाँ ये वाला सही है, ठीक। यानी सीमा एक लाइन होती है, सीमांत यानी कि इनके बीच गैप पाया जाता है। और ये बहिर्मुख होती हैं, इसीलिए क्या होता है, ये क्या होती हैं, बहिर्मुख की वजह से ही ये क्या अपकेंद्रीय बलों के रूप में ये विद्यमान होती है, यानी अपकेंद्रीय बल के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। जबकि सीमा क्या होती है, सीमा अंदर की ओर उन्मुख होती है, ठीक। और इसीलिए इसे अपकेंद्रीय बलों के अंतर्गत या अपकेंद्रीय के रूप में इसे शामिल किया जाता है, ठीक। तो इसलिए पहला तो आपका गलत हुआ। दूसरा देखिए यह जीवन का तथ्य है, कौन, सीमांत, ठीक। सीमांत जीवन का तथ्य और भूमि पर भौतिक रूप से ये गतिशील इकाई की भांति उपस्थित होता है, इसीलिए इसे इतिहास की एक अद्वितीय परिघटना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये कथन आपका सही है, क्योंकि सीमा जो है ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है, जबकि सीमाएं ये सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक। अगला देखिए तीसरा दिया है कि यह विभाजन कारक है। तो विभाजन कारक सीमांत नहीं बल्कि सीमा होती है। सीमा देखिए एक लाइन होती है, एक रेखा होती है, ठीक। इसीलिए ये विभाजन कारक होती है। जबकि सीमांत क्या होता है, सीमांत ये पारस्परिक अंतरक्रिया और आदान प्रदान का विषय क्षेत्र प्रदान करता है, इसीलिए यह विभाजन कारक नहीं होता, यानी विभाजन कारक सीमा होती है, ठीक। तो ये तीसरा भी गलत हो गया, यानी कि जो सही विकल्प केवल 2 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्मिथ का स्थानिक सीमांत लाभ सिद्धांत। स्मिथ ने स्थानिक सीमांत लाभ सिद्धांत दिया है और इसमें पूछ रहा है कि यह किससे संबंधित या इससे संबंधित जो ये सिद्धांत दिया है इनकी कौन सी दशा जो है, ठीक, किस दशा पर ये आधारित है जो इनका सिद्धांत है। तो इसमें देखिए फिगर भी बनाया गया और ये
कई बार आपसे पूछा भी गया है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि जो ये दशाएं हैं इसमें 3 दशाओं की बात किया, एक में बोला है कि मार्ग स्थिर है और मूल्य समान है। ठीक, तो इसमें देखिए पहला वाला जो फिगर है ये आपका सही है, इसमें मार्ग स्थिर और मूल्य समान पे बनाया गया है। आप डायरेक्ट जो है फिगर पे याद रखिएगा। ठीक, दूसरा देखिए लागत स्थिर है, तो इसमें दूसरा भी सही है, इसमें लागत स्थिर दिखाया गया है। इसके लिए आपको पूरी थ्योरी देखनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे बस इतना समझिए कौन क्या है। लागत लागत जो है ए से बढ़ती है और राजस्व जो है बी से घटता है। यहाँ पे देखिए ए जो बनाया गया है ये नीचे है और ये आपका क्या है, ये वाला बी है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लागत जो यहाँ पे लगाई गई है, ये लागत जो है ए से बढ़ती जाती है यहाँ पे, लेकिन यहीं जो है राजस्व जो प्राप्ति हो रही है वो क्या होती है, घटती जाती है। ठीक, तो इस आधार पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें तीनों जो विकल्प दे रखे हैं तीनों सही है। यानी 1 नंबर 1 पे है, 2 2 पे है, 3 3 पे है, यानी तीनों सही है, यानी डी विकल्प हो गया। अगला प्रश्न देखिए दिया है नेक्स्ट वाला, इसमें पूछ रहा है, इसमें ये आपका दिया है कि स्मिथ का जो आसानिक सिद्धांत तो हो गया। ठीक, 10 नंबर देखिए, अमेरिका कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और बाल्टिक देश की जो सीमा है इसका निर्धारण के लिए किस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि अमेरिका और कनाडा की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई और बाल्टिक हो गई, बाल्टिक कंट्रीज हैं जो, ठीक, इनके सीमाओं का निर्धारण के लिए किस प्रकार के प्रक्षेपों का उपयोग किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दिया है 1 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, बोन प्रक्षेप, 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप या फिर बेलनाकार प्रक्षेप। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप इसमें उपयोग किया जाएगा। इसमें देखिए 1 मानक अक्षांश वाला जो शंकु प्रक्षेप है ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे हो गया, ट्रांस कनेडियन रेलवे हो गया, आल्प्स का जो पर्वतीय क्षेत्र हो गया, कनाडा हो गया और अमेरिका इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। इन सभी के निर्धारण के लिए आपका 1 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप, साधारण शंकु प्रक्षेप उपयोग किया जाता है, जबकि 2 मानक अक्षांश वाला जो शंकु प्रक्षेप सी विकल्प देखिए ये किसके लिए होता है, ये यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मंगोलिया, कनाडा, इन सभी के मानचित्र को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, मानचित्र को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि बोन प्रक्षेप का उपयोग, तो बोन प्रक्षेप का जो उपयोग है ये चिली हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस, बेल्जियम, इन छोटे छोटे देशों की जो स्थलाकृतिक मानचित्र है उसके लिए इसका उपयोग होता है। ठीक, भारत का जो मानचित्र है ये भी बोन प्रक्षेप पर बनाया जाता है। नॉर्मली जो भारत का मानचित्र है किस पे बनता है, बोन प्रक्षेप पे बनता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बेलनाकार जो प्रक्षेप है, तो बेलनाकार प्रक्षेप के बारे में हम लोग बात करें तो ये आपका जो है एक प्रकार के खोखले बेलन की बाहरी सतह पे जो ग्रिड है उसको प्रक्षेपित करने के पश्चात जो है इसको बनाया जाता है। तो ये अक्षांश और देशांतर की जो रेखा जाल है उससे बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक, तो बेलनाकार प्रक्षेप में एक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा कि गाल प्रक्षेप के अलावा सभी बेलनाकार प्रक्षेपों में समस्त अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा के समान होती है। ठीक, तो भूमध्य जो बेलनाकार प्रक्षेप है इसका एक रूप जो है गाल प्रक्षेप है, इसी में केवल भूमध्य रेखा की लंबाई यानी समस्त अक्षांश रेखा की लंबाई भूमध्य रेखा के समान होती है। ठीक, यानी कि आपका जो बेलनाकार प्रक्षेप है इसका एक प्रकार जो है गाल प्रक्षेप आप कह सकते हैं। इसमें जो समस्त अक्षांश रेखाएं होंगी ये आपका भूमध्य रेखा से छोटी होंगी, लेकिन अन्य जो प्रक्षेप सभी हैं उन सब में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बेलनाकार प्रक्षेप का मतलब कि इस तरह से आपका बेलन हो गया। ठीक, इस पे ये पूरा काट दिया जाएगा, जाहिर सी बात है इनका जो अक्षांश है ये क्या होगा, समान ही होगा। तो इस तरह से यदि फैलाया जाएगा तो कैसे बनेगा, ये आपका इस तरह से दिखेगा। ठीक, तो यही यहाँ पे बात किया जा रहा है कि अक्षांश और देशांतर ये दोनों रेखाएं कैसी होगी, अक्षांश और देशांतर रेखाएं तो होंगी, तो इसी का ये जाल कहा जाता है, कौन, बेलनाकार प्रक्षेप।
ठीक। तो केवल भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होने के कारण विषुवतीय प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए ही बेलनाकार प्रक्षेप का विशेष रूप से उपयोगी ये होता है। यानी कि जो विषुवत रेखीय प्रदेश हैं, ठीक, यहाँ पे जो विषुवत रेखा पर स्थित प्रदेश हैं उनके मानचित्र को बनाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर कीजिए, ठीक, और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।